हेलो बच्चों, तो हम पहुंच गए रिवीजन टेस्ट नंबर 9 पे। 9 टेस्ट विच इज फ्रॉम क्लास 12th पार्ट, जो क्लास 12th का आपका सिलेबस है उससे लिया गया है ये टेस्ट पार्ट। तो चलते हैं और कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट नंबर 9 के जो टेस्ट अगर क्रिटिकल लेवल में देखें तो इस टेस्ट में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो है वो उतना नहीं है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं रखा गया। बट द चैलेंज इज, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है तो सही समय पर पेपर सॉल्व हो और सभी क्वेश्चन सही सॉल्व हो, क्योंकि मार्क्स सही सवाल के हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं टेस्ट नंबर 9 में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो 10 आइडेंटिकल सेल कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस, 2 आइडेंटिकल सेल सॉरी, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनेसेंस आर। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम का होना बहुत जरूरी है जब आप क्वेश्चन, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सप्लाई टू एन एक्सटर्नल सर्किट, जिसमें 15 ओम के 2 रेजिस्टर है। ये कंडीशन इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन की गई है, जिसमें 15 ओम के ज्वाइंड इन पैरेलल, और इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वन ऑफ द सेल इज 1.8 वोल्ट। तो ये चीज यहां दिखाते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज 1.8 वोल्ट, क्योंकि सामने एक नेटवर्क है जिसको यहां डिस्क्राइब किया गया था। तो हमने नेटवर्क को ड्रॉ किया। सबसे पहला काम, नेटवर्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। किस प्रकार से? फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। हम इस सेल कॉम्बिनेशन को एज अ सिंगल सेल अगर कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला है E1 by R1, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, प्लस E2 by R2 अपॉन 1 upon R1 प्लस 1 upon R2। और इसके R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। नीचे रेजिस्टर पैरेलल में है, यहां भी R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आसान कैलकुलेशन है, और अगर इस बात की जानकारी पहले से है कि 2 आइडेंटिकल सेल पैरेलल में, ईएमएफ 2 वोल्ट, ईएमएफ 2 वोल्ट, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 वोल्ट ही आएगा। 2 by R, 1 by R प्लस 1 by R, यहां इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे R और R का, R by 2, और कैपिटल R इक्विवेलेंट बनेगा यहां। सर्किट रिड्यूस होके, एक बार वापस फिर से ड्रॉ करते हैं सर्किट को। रिड्यूस होके किस फॉर्म में आ गया? एक सेल with single internal resistance across 15 by 2 ohm, ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। टर्मिनल वोल्टेज 1.8 वोल्ट, वो स्टिल अभी भी हमने उसको अक्रॉस द, बिकॉज दोनों सेल को रिप्लेस किया सिंगल सेल से, तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज 1.8 वोल्ट। सिंगल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस R by 2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15 by 2। बहुत सारे फॉर्मूलाज हमें टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, जब सेल स्टेट ऑफ डिस्चार्जिंग में हो, जब सेल स्टेट ऑफ डिस्चार्जिंग में हो तो हमें बहुत सारे फॉर्मूलाज बताए जाते हैं। तो पहला फॉर्मूला है V is equal to E minus IR, अगर करंट आपको नोन है या करंट में आपका इंटरेस्ट है। दूसरा टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है E, EMF ऑफ द सेल 1 प्लस स्मॉल r, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो ये फॉर्मूला ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, जो मुझे आसानी से मेरी डिजायर्ड वैल्यू, जो कि स्मॉल r मेरे को फाइंड करना है, यहां स्मॉल r की वैल्यू पे मुझे आसानी से पहुंचा सकता है। तो मैं इन सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए V 1.8, E 2 वोल्ट, 1 प्लस स्मॉल r R by 2 और कैपिटल R 15 by 2। हम कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को।
तो यहां आया 0.9 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये 2 और 2 कैंसिल किए, R बाय 15 मल्टीप्लाई किया 0.9 प्लस 0.9 R अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15, 1 माइनस 0.9 विच इज 0.1, तो R हो गया 0.1 इंटू 15 अपॉन 0.9, इट कम्स एज 15/9, ये बन गया 15/9। 15/9 का मतलब हुआ 5/3 ohm, which is approximately equal to 1.66 ohm। तो आप कह सकते हैं कि 1.66, which is the given option, this will be the right answer, यही आंसर सही बैठेगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन नेटवर्क प्रोवाइडेड नहीं था, तो नेटवर्क आपने ड्रॉ किया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वो एक बहुत अच्छी चॉइस नहीं मानी जाएगी कि आप इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए या किरचॉफ लगाइए। तो बेटर है कि कुछ फॉर्मूलाज का सपोर्ट लीजिए और उन फॉर्मूलाज की मदद से इसको इमीडिएटली रिड्यूस करके एक आसान सर्किट में कन्वर्ट करिए। नाउ स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन, अगले सवाल पे स्विच करते हैं। अगला सवाल वापस से फिर एक सिंपल सर्किट है जिसमें 4 सेल कनेक्टेड हैं, और अगर मैं इसमें मल्टीपल सेल का एक सिंगल लूप है, मल्टीपल ब्रांचेस नहीं है इसमें, तो 20, 10, 30, 15, 20, 10, 30, 15, 30 वोल्ट इज लाइक हाईएस्ट वोल्टेज एक्सपेक्टेड टू बी, कि भाई यही बनेगा ड्राइविंग सोर्स। यहां से आई करंट लिया, इस आई करंट को हमने पास ऑन कराया, तो कह सकते हैं ऑल सेल्स आर इन सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप अराउंड द लूप किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं, तो इस पूरे लूप के अलोंग आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के नेट वोल्टेज सम को 0 कर सकते हैं। दूसरा, आप सेल कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा सारे सेल सीरीज में हैं। अगर मैं सेल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करूं जिसमें कि मुझे ज्यादा आसानी होगी, तो 30 वोल्ट एंड देन माइनस 15 वोल्ट, देन प्लस 20 वोल्ट एंड माइनस 10 वोल्ट, ये टोटल हमारा ईएमएफ हो गया। और अगर मैं इज इक्वल टू, ये टोटल ईएमएफ हो गया, जितना ईएमएफ इन सीरीज E1 प्लस E2 प्लस E3। अब पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली ये हायर पोटेंशियल कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल, तो जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेल एक दूसरे के अपोजिट है। आपने यहां प्लस 30 लिया, उसके बाद आप गए फिर हायर से लोअर की तरफ, मतलब आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल पे अगर इसको काउंट करोगे तो ये माइनस 15, उसके बाद यहां आए तो ये प्लस 20, और फिर यहां आए तो माइनस 10। तो जो नेट वोल्टेज होगी सीरीज में वो बनी 30 माइनस 15 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू IR, आई इंटू किरचॉफ में भी सेम कंडीशन बनेगी। और अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया सब सीरीज में है, तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों सेल जो सीरीज में आपने सेल बताए हैं, वो कौन सा सेल एक दूसरे को फेवर कर रहा है, कौन से सेल अपोज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आप साइन लगाओगे, जिसको देखना बहुत आसान है। तो रेजिस्टेंस 1.5 ओम और 0.5 ओम, तो 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1 ओम एंड प्लस 2, ये आपका R बन गया इस पूरे ब्रांच में, और आर इन सीरीज, तो ये बन गया 1.5, 0.5, 2, 4 और 1 इज गोइंग टू बी 5 ओम, तो 5 ओम यहां लगा देते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ I इज 30, 20, it's a 50 minus 25,
and the current will be 5 ampere. मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। वापस फिर से फॉर्मूलाज का मदद लिया यहाँ और मैंने देखा कि ए और बी के बीच में जो सेल लगा है जिसकी टर्मिनल वोल्टेज आपको फाइंड करनी है, इस हिस्से में ये सेल करंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसके ऊपर से करंट पास हो रही है। सेल की स्टेट ऑफ वर्किंग, सेल चार्जिंग की स्टेट में है या डिस्चार्जिंग की स्टेट में है। तो एक सेकंड हम रिवीजन कर लेते हैं इस बात का। ये स्टेट ऑफ डिस्चार्जिंग में टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है E माइनस आई आर, और यही फॉर्मूला अगर मैं स्टेट ऑफ चार्जिंग में लगाऊं, जब एक्सटर्नल सोर्स से सेल चार्ज हो रहा है, यहां अगर टर्मिनल वोल्टेज पूछा जाए आपसे कितना है, तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो हमारी मदद करते हैं। साइन कन्वेंशन से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार सवाल में इस तरह के टाइम की बजाय अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत सुविधा हो जाती है। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं, हम साइन कन्वेंशन से भी देख लेते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला से भी। तो मैं अगर ए से बी की तरफ जाऊं तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं वी ए। डायरेक्शन ऑफ करंट में जाओगे, आप रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो साइन, उसके बाद सेल को क्रॉस किया हायर से लोअर, मतलब आप गिरते हुए पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। तो ये VB माइनस VA की वैल्यू आ गई 10 प्लस 2I विच इज 5, तो ये बन गया 20 वोल्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाते तो सीधे तौर पे लिख देते कि टर्मिनल वोल्टेज जो AB के अक्रॉस है करंट की दिशा में, वो है E plus IR, the value of E is 10 और IR 5 into 2, ये 20 वोल्ट की वैल्यू है। तो आप डायरेक्ट भी टर्मिनल वोल्टेज बता सकते थे बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, और साइन कन्वेंशन से भी जाके आप वैल्यू बता सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर्किट में पहले करंट निकालिए, उसके लिए आप KVL भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बिकॉज ऑल सेल्स, सारे के सारे सेल किसमें है, सीरीज में। तो आपने इक्विवेलेंट EMF लिखा, I into R लिखा, I निकाला, देन टर्मिनल वोल्टेज। तो क्वेश्चन को अगर आप छोटा सा कुछ फॉर्मूलाज थोड़े से इस्तेमाल करोगे तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हो, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 वोल्ट विल बी द आंसर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बैठेगा। तो हम स्विच करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके प्लेट चार्जेस है Q1 Q2। कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे आधारित होता है इसका सॉल्यूशन, जिसके अनुसार कि कंडक्टर में Q1 Q2 प्लेट्स को जब हम आमने सामने लाते हैं तो चार्जेस अपने इंडक्शन से एक दूसरे के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी कि इनसाइड द कंडक्टर फील्ड वैल्यू इज 0, उसकी मदद लेके हम इन चारों सरफेसेस पे चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस समय उतना समय नहीं है कि आप बेसिक से चल के फाइनली चार्ज तक पहुंचिए। तो बेहतर ये रहता है कि जो भी इसका सॉल्यूशन है, जो भी इसका कैलकुलेटिव रिजल्ट है, वो हमें पहले से मालूम होना चाहिए। तो मैं उस रिजल्ट के बारे में चर्चा करता हूं कि जब आप दो प्लेट्स जिनके चार्ज Q1 Q2 अगर उनको करीब लाते हैं तो इनके एक्सट्रीमली आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज आते हैं, एक्सट्रीमली आउटर सरफेसेस, भले Q1 प्लस Q2 माइनस हो, Q1 माइनस Q2 प्लस हो, एडिटिविटी से Q1 प्लस Q2 बाई 2 और Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब Q1 में से Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस किया तो बचा हुआ चार्ज इसके इनर सरफेस पे कितना, और इसी प्रकार जब Q2 के साथ Q1 प्लस Q2 बाई 2 को किया सेकेंड प्लेट में तो बचा हुआ चार्ज ये Q2 माइनस Q1 बाई 2, या Q2 माइनस Q1 बाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और वो ऑब्वियस है क्योंकि मेटल के दो सरफेसेस आमने सामने हैं तो दे मस्ट हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जो कि हमें साफ तौर पे यहाँ पे इंडक्शन का वो प्रॉपर्टी नजर आ रहा है।
हमसे पूछा गया है कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में जो फील्ड है, जो कि एक यूनिफॉर्म फील्ड है, उस यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल है वो वैल्यू या तो ये, और या फिर आप कह सकते हो कि Q2 माइनस Q1/2। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस को चेक करूं तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये एक सही आंसर के तौर पे मुझे नजर आ रहा है। अगले सवाल पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड और फाइंड करनी है पोटेंशियल। शानदार किस्म के एक सवाल है, बहुत ही वास्ट, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन का, काफी कंसेप्चुअल और काफी शानदार। बहुत सारे सवाल आपको पीवाईक्यूज में भी दिखेंगे, बहुत सारे सवाल आपको बुक्स में भी दिखेंगे जो कि वी और ई के रिलेशन पे बेस्ड है। हम चलते हैं, यहाँ पर सवाल जिस प्रकार का दिया है, हम पहले तो फॉर्मूला की चर्चा कर ले। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ पीडी, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम फील्ड कंपोनेंट। अब यहाँ पे फील्ड कंपोनेंट चूंकि एक है तो मैंने इस फॉर्मूले को आगे नहीं बढ़ाया, वरना यही फील्ड कंपोनेंट यहाँ 3 बार आता। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल अलोंग द एक्स एक्सिस, जो ई कंपोनेंट है एक्स एक्सिस का, उसका एक्स के अलोंग जो इंटीग्रल किया वो आपको डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल देगा। वाई जेड यहाँ है नहीं तो मैंने फॉर्मूला आगे बढ़ाया नहीं। एप्रोप्रिएट लिमिट और विद एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ डीवी और ई एक्स, हम सारी वैल्यूज यहाँ रखते हैं। ई एक्स कितना दिया हुआ है, ई एक्स ध्यान दें, यहां पर अच्छे से ध्यान दें। ई एक्स का वैल्यू है 10x, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो वैल्यू तो सीधे तौर पे इंटीग्रल हमको दे सकता है, लेकिन पोटेंशियल निकालने के लिए कहीं ना कहीं कोई असम्पशन जरूर दिया होगा। जैसा कि मैं इस सवाल में पढ़ रहा हूं कि टेकिंग द पोटेंशियल एट 555, मतलब x5 y5 और z5 पे पोटेंशियल को आप 0 मान सकते हैं। मतलब ये x5 पे पोटेंशियल 0, और पोटेंशियल फाइंड कहां करना है, देन फाइंड द पोटेंशियल एट, कहां फाइंड करना है, ओरिजिन पर। ओरिजिन पे पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, पोटेंशियल फाइंड करना अपने आप में बस उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जीरो पोटेंशियल पॉइंट, या जो भी, जरूरी नहीं कि किसी पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल दिया हो वही रेफरेंस बने। हो सकता है कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल -2 वोल्ट या -3 वोल्ट दी हो, लेकिन एक अजम्पशन जरूर दिया होगा जो डीवी से हमें वी तक पहुंचा सके। ये बहुत ही जरूरी बात है जब आप पोटेंशियल पे काम कर रहे होंगे। तो वैल्यू ऑफ वी, जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आया ऑरिजिन पे, वो वैल्यू आई 125 वोल्ट दिए हुए असम्पशन के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं राइट आंसर पे जाऊं तो राइट आंसर विल बी द थर्ड वन, तीसरा आंसर इसका राइट आंसर है। अगले सवाल पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रे ऑप्टिक्स का है, रे ऑप्टिक्स का है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का है, तो रे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। एक डाइवर्जिंग लेंस है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब हुआ कौन के, ये, और फोकल लेंथ है 25। वो डाइवर्जिंग इन एयर, तो हम जानते हैं कि भाई ये -25, उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकल लेंथ माइनस में, is placed at a distance of 15 centimeter from a converging lens of magnitude of focal length 20 centimeter। ये एक कन्वर्जिंग लेंस है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जिस दूरी पे ये लेंस रखे गए हैं वो है 15 सेंटीमीटर की दूरी। A beam of parallel light falls on the diverging lens। बहुत ही शानदार कि एक पैरेलल लाइट बीम, इसको हमने, तो आगे इमेज फॉर्मेशन बताना है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस के बारे में पहले जान लें। डाइवर्जिंग लेंस जो कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकस है वो पॉइंट है एक वर्चुअल फोकस, मतलब रेज जो डाइवर्ज होंगी अपीयर्स टू बी, ऐसा आभास होगा कि वो
उसके वर्चुअल फोकस से आ रही हैं। मतलब अगर मैं रे डायग्राम पे काम करूं थोड़ा सा यहां, तो मैं कह सकता हूं कुछ इस तरह का कंडीशन बनेगा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। और ये जो एफ पॉइंट जहां पे ये पैरेलल रेज जिस पॉइंट से आभास हो रहा है कि डाइवर्ज हो रही है, जो कि इसका एक वर्चुअल फोकस है, जहां से ये अपीयर्स टू बी डाइवर्ज की स्टेट हमें समझ में आ रही है, ये पॉइंट एफ अगर मैं इन लेंसेज को L1 और L2 लिख दूं, तो ये L2 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और मैं अगर इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखूं L2 से, तो ये डिस्टेंस बैठेगा जाके 25 प्लस 15 मीन्स 40 सेंटीमीटर। और फाइनल इमेज के लिए मैंने यहां पर लेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करा, 1/v माइनस 1/u, u इज -40 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इस कन्वर्जिंग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जब ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शन है, तो साइन माइनस, और f एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, वो वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे। यहां भी मेंशन कर देते हैं उस वैल्यू को। इसको सॉल्व करते हैं, 1/v प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40, इट्स 2/40 माइनस 1/40, तो ये बन गया 1/40 एंड v कम्स एज, साइन कन्वेंशन का जबरदस्त यहां पर इस्तेमाल है रे ऑप्टिक्स में, जबरदस्त तरीके से उससे हमें इमेज के बारे में, नेचर के बारे में मालूम चलता है, और हमें साफ तौर पे नजर आ रहा है कि यहां पर सेकंड लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बन रही है 40 सेंटीमीटर पे, वो भी प्लस, मतलब कह सकता हूं मैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा आगे बढ़ा है, और ये 40 सेंटीमीटर पर हमें ये इमेज बनती हुई नजर आ रही है, फाइनल इमेज, जो कि इस लेंस के लिए या इस पूरे सिस्टम में एक फाइनल रियल इमेज की फॉर्म में हमें मिल रही है। तो मैं अगर इसमें राइट ऑप्शन की तरफ जाऊं कि इस गिवन ऑप्शंस में कौन सा आंसर सही बैठेगा, तो फोर्थ वन जिसमें लिखा है रियल एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जेंट लेंस, तो दिस विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्टिक्स के अंदर, स्पेशली इन ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में जरूरी है कि आप रे डायग्राम का बराबर रूप से इस्तेमाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स रे डायग्राम में हमें मदद कर देते हैं, और फिर कुछ फॉर्मूलाज के कॉम्बिनेशन के साथ हम आसानी से फाइनल आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक कॉम्बिनेशन है अनलाइक चार्जेस का, वेरी इंटरेस्टिंग, शानदार सवाल। एनसीईआरटी में जाइए, एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज का पहला सवाल करिए, या फिर अंदर एग्जांपल्स में जाइए, एग्जांपल्स में भी आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। 5 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम और 16 सेंटीमीटर is the distance between them. On the line joining the two charges if the electric potential is 0. तो कुछ छोटी सी हिंट जिससे हमें ज्यादा भटकना ना पड़े सवाल में। छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के लेफ्ट और राइट में ऑन द लाइन 2 पॉइंट होंगे अगर चार्जेस अनइक्वल है। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसा पेयर जो कि अनलाइक पेयर है और चार्जेस अगर अनइक्वल है, तो आपको उस लाइन के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड, जो छोटा मैग्नीट्यूड है उसके राइट हैंड पे और उसके लेफ्ट हैंड पे जहां पोटेंशियल 0 है। तो इस पॉइंट को नोटिस में लेते हुए यहां पर हमने ये 2 पॉइंट सजेस्ट करे। एक
existence from 3 microcoulomb minus 3 microcoulomb and second is y distance from minus 3 microcoulomb. तो पहले मैं x के लिए एक्सप्रेशन को लिखता हूं कि x पे नेट पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिविटी, तो मैं डायरेक्टली ही प्लस और माइनस क्वांटिटीज के जो मैग्नीट्यूड्स हैं इनको इक्वल कर देता हूं। तो ये बना 5 अपॉन डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम पॉइंट P, तो दिस कम्स एज 16 प्लस x और 3 अपॉन x, क्योंकि अगर मैं इसको एडिटिविटी के फॉर्म में लिखूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये बना KQ अपॉन R, फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो यहां मेंशन कर देते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने करा, Q विद साइन लगाया, K नहीं लिखा, Q बाय R लिखा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं एक्सप्रेशन को, तो ये एक्सप्रेशन बना 5 अपॉन 16 प्लस x इज इक्वल टू 3 बाई एक्स, इट्स अ 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 3x, इट्स 2x इज इक्वल टू 48, देन x कम्स एज 24 सेंटीमीटर, मतलब -3 से 24 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल ड्यू टू दीस टू चार्जेस इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ये कंडीशन है, लेकिन अभी एक पॉइंट और कैलकुलेट करना बाकी है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं अगर इस पॉइंट पे अपना इंटरेस्ट दिखाऊं तो ये पॉइंट 5 माइक्रोकूलम्ब से 16 माइनस y डिस्टेंस पे है, तो 5 अपॉन 16 माइनस y इज इक्वल टू 3 अपॉन y, 5y is equal to 48 minus 3y, this comes as 8y is equal to 48 और y आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, y बना 6 सेंटीमीटर, तो y 6 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि अगर मैं 5 माइक्रोकूलम्ब से ये दूरी देखूं कि 5 माइक्रोकूलम्ब से ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस बना यहां 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस बना यहां 24 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पॉइंट P और R, ये दो पॉइंट है जहां इस लाइन पर, जिस लाइन पे 5 और -3 माइक्रोकूलम्ब प्लेस हैं, इन दो लोकेशंस पे पोटेंशियल जीरो है। एक की दूरी -3 से 24 सेंटीमीटर जो कि मुझे यहां नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, और दूसरे की दूरी 5 माइक्रोकूलम्ब से ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि y आया है 6 सेंटीमीटर, तो 5 माइक्रोकूलम्ब से ये दूरी आई 10 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन बना 1, और 1 और 2 दोनों ही सही ऑप्शन है, तो राइट आंसर बना 4। तो 4 विल बी द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन, चौथा जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। एक छोटी सी बात अगले सवाल पे जाने से पहले, कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इस प्लेन पे, जिस प्लेन पे ये दो चार्ज रखे हैं जो कि अनइक्वल, मैं फिर से बोल रहा हूं अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस हैं, तो ऐसे पॉइंट्स की संख्या प्लेन में इनफाइनाइट है, और जिस ट्रेजेक्टरी पे ये पॉइंट लाई कर रहे हैं वो ट्रेजेक्टरी सर्कल है, लेकिन ऑन द लाइन पॉइंट केवल 2 ही है जहां पोटेंशियल जीरो होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर और सभी कैपेसिटर की वोल्टेज क्षमता या उसकी जितना मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर बियर कर सकता है वो दिया गया है, और उनकी वोल्टेज क्षमता है 50 वोल्ट। तो अगर मैं तीनों का 50 वोल्ट वोल्टेज क्षमता है 50 वोल्ट, और उसके बाद इनको मुझे कनेक्ट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमसे पूछा गया है कि भाई आप इन तीनों को उसके सर्वाइवल के लिए, कि तीनों में कोई बस्ट ना हो, डैमेज ना हो, मैं कितना वोल्टेज सेफली अप्लाई कर सकता हूं। क्योंकि सीरीज में है तो एक ही फैक्टर इन तीनों के लिए कॉमन है, वो है चार्ज। तो अगर चार्ज कॉमन है इन तीनों के लिए, क्योंकि कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग, चार्ज सब में कॉमन जाएगा, तो मैं सबका चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी पहले चेक कर लेता हूं कितनी है, कि 50 वोल्ट क्षमता के साथ इनका कितना चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जुड़ा है। जैसे फर्स्ट का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला से 30 इंटू 50, 1500 माइक्रोकूलम्ब। सेकंड का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी 40 इंटू 50, 2000 माइक्रोकूलम्ब। और थर्ड का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी
50 इंटू 50 2500 माइक्रोकुलाम। उसके बाद अगर मैं यहां पर इन तीनों कैपेसिटर को लगाता हूं तो इसमें अगर तीनों का सर्वाइवल चाहिए तो मैं इसी चार्ज को सर्किट में प्रेफर करूंगा। चलते हैं और सजेशन देते हैं कि जो चार्ज सर्किट में पास होगा वो मैं चाहता हूं 1500 माइक्रोकुलाम, और 1500 माइक्रोकुलाम चार्ज पास करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए या क्या वोल्टेज सोर्स चाहिए हमें, वो हम यहां पर सी इक्विवेलेंट से फाइंड कर सकते हैं। सी इक्विवेलेंट हम यहां निकाल लेते हैं। तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तीनों का वैल्यू दिया हुआ है 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50। थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ये मैं कैलकुलेशन देख लेते हैं। 600 एलसीएम ले लिया, 30 है, 60 है, यहां आ गया 20, 40, 60 यहां आ गया 15, 50, 600 यहां आ गया 12। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/C इक्विवेलेंट तो ये हो गया 27 और प्लस 20 47 और 600। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 600/47 माइक्रोफैराड। मैं इस वैल्यू को यहां लगाता हूं जो मुझे इसका चार्ज कैपेसिटी वोल्टेज कैपेसिटी बता देगा, क्या वोल्टेज हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेफली, इसमें कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो Q जो हमने यहां पर सिलेक्ट करा है वो है 1500 और जो C यहां निकला है वो है 1600/47। तो V इज इक्वल टू 1500 इंटू 47/600। तो दिस कम्स एज 15/6 इंटू 47। तो दिस कम्स एज V इज इक्वल टू 235/2। 235/2 मीन्स 117.5 वोल्ट। तो राइट ऑप्शन विल बी, अगर मैं सही ऑप्शन देखूं तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गॉसेस लॉ से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है अलोंग द एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। मैं थोड़ा सा यहां पर फील्ड की एक लाइन बना देता हूं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है और हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि अगर फॉर्मूला हम जानना चाहें कि फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है डी फाई का, तो वैसे तो फॉर्मूला है E डॉट ds। ds एरिया है, एरिया वेक्टर है। और लेकिन क्योंकि हम जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमें इतना आइडिया रहता है कि फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये कर्व सरफेस जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, और अगर ये फील्ड लाइन है तो कर्व सरफेस से तो कोई लाइन बाउंड ही नहीं हो रही। मतलब जिस प्रकार का हमारा सिलेंडर है, मानो कि ये सिलेंडर है और इसी अलोंग फील्ड है, तो एक भी लाइन कर्व सरफेस से बाउंड हो रही। जिन सरफेसेस से फील्ड लाइन बाउंड हो रही है वो सरफेसेस ये दो सरफेस जिनसे फील्ड लाइन बाउंड हो रही है। तो और कर्व सरफेस पे अगर मैं एरिया वेक्टर लूं तो वो फील्ड के बैठेगा 90 डिग्री। तो एक छोटा सा पॉइंट है, तो इस पार्ट से तो फ्लक्स जीरो बचेगी। दो कैप्स, इन दोनों कैप से मैं फ्लक्स निकालता हूं। तो अगर मैं पहले वाले कैप से फ्लक्स निकालूं तो एरिया वेक्टर अपोजिट टू द एक्सपोजर फेस, अवे फ्रॉम इट, मतलब एक्सपोजर फेस से दूर, उससे दूर जाता हुआ एक वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस, और इसकी वैल्यू है, रेडियस दिया है r, पाई r स्क्वायर माइनस आई। और अगर यहां एरिया वेक्टर खींचूं तो यह है पाई r स्क्वायर आई। ये दोनों एरिया वेक्टर यहां क्लियर है। दोनों हिस्से में अगर हम फ्लक्स निकालें तो phi 1 प्लस phi 2, और दोनों ही पार्ट के लिए हम यहां पर E डॉट एरिया वेक्टर करेंगे। तो E इस पॉइंट पर, जहां पहला सरफेस है, इस पॉइंट पर जो E है 1 पर, तो 1 पर ये डिस्टेंस है x, तो वो है xi। और यहां अगर मैं फील्ड वैल्यू देखूं E2 तो वो है 3xi। तो अब टाइम आ चुका है और हम अब फ्लक्स की तरफ चलते हैं। E1 डॉट A1 प्लस E2 डॉट A2। E1
और A1, ये E1 और ये A1, ये वैल्यू A1 है और ये वैल्यू A2 है। अगर हम E1 डॉट A1 करें तो I1 वैल्यू जो आई वो आई पाई आर स्क्वायर x। इसी प्रकार अगर हम विद माइनस साइन, बिकॉज आई और माइनस आई थे यहां पर, इसी प्रकार अगर हम दूसरे सरफेस के लिए करें E2 डॉट A2 तो I1 और जो वैल्यू आई वो आई पाई आर स्क्वायर 3x। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते तो एक्सप्रेशन बना 2 पाई आर स्क्वायर x। तो ये नेट फ्लेक्स बना विद द बाउंडेड विद द गिवन सरफेस इन द गिवन फील्ड, जिस प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म फील्ड था। मैं अगर राइट आंसर देखूं तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। सवाल नंबर 10, दो इक्वल इलेक्ट्रिक करंट्स हैं दैट फ्लोइंग थ्रू द टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स। तो पूछा है ट्रेजेक्ट्री जिसपे कि इन दोनों वायर्स की फील्ड जो है वो जीरो हो। तो एक रफ सा आइडिया ले लेते हैं किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट हो सकता है जहां ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाऊं तो फर्स्ट जो एक्स एक्सिस के अलोंग वायर है उसका फील्ड आउटवर्ड, फर्स्ट फील्ड आउटवर्ड, bx का जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, आउटवर्ड। और अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में by देखूं कि by का फील्ड कैसा है तो by का फील्ड है इनवर्ट। जो भी मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, आप पॉम रूल यूज करते हैं तो पॉम रूल से चेक कर लें। अगर फिंगर कर्ल करके देखेंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ट, किसी भी नियम से, जो भी नियम आप इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट जहां पे हम एक्सपेक्टेड टू बी जीरो, x, y हमने पॉइंट ले लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अनडाउटली। तो मैं अगर इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो करूं ड्यू टू x एंड y वायर, तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y, तो इस पॉइंट पे अगर इन दोनों का फील्ड जीरो है नेट फील्ड, तो फील्ड मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट तो है, हमने तो पॉइंट उसी क्वाड्रेंट में चूज किया, इक्वल कर देते हैं इसे कि x एक्सिस की वायर, एक्स एक्सिस के अलोंग वायर का जो फील्ड है यहां ये बना म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन y, और y एक्सिस की वायर का जो फील्ड है यहां वो बना y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। थ्रू ऑरिजिन, आगे और पूछते तो स्लोप 1 या इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद प्लस एक्स एक्सिस, इतना हमसे पूछा नहीं गया। हाँ, मैं ट्रेजेक्ट्री जरूर ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ ट्रेजेक्ट्री हम दिखा देते हैं। कभी हो सकता है कि कभी हमसे ड्राइंग के बारे में पूछ लिया जाए कि भाई ये 4 ऑप्शंस हैं ड्राइंग में, तो ड्राइंग वाइज कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो हमें हर तरीके से ये क्वेश्चन, ये काफी अच्छा सवाल है, तैयार होना चाहिए। तो द राइट ऑप्शन विल बी द फर्स्ट वन, पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सेल कॉम्बिनेशन। अगेन 10 आइडेंटिकल सेल हैं, प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। और उसके बाद इफ पोलैरिटी ऑफ 2 सेल इज रिवर्स्ड, 10 सेल, 8 सेल और 2 सेल्स, विद जो तरीका है इस कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करने का, 8 सेल विद 1 डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी और 2 सेल अपोजिट। अब 8 सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए चूंकि 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं, प्रत्येक की वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो मैंने यहां पर 8E और E इज गिवन एज 2 वोल्ट। इसको हम बाद में लगा देंगे वैल्यू को, अभी हमने आइडेंटिकल सेल मानते हुए 8E लिख दिया। और 2 सेल्स के लिए उनको अपोजिट पोलैरिटी के साथ मैंने ट्वाइस E लिख दिया विद अपोजिट पोलैरिटी। और रेजिस्टेंस में फेवरेबल या अनफेवरेबल या अपोजिट पोलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता। और तो इसमें 10 के 10 का रेजिस्टेंस हमने 10R लिख दिया, जहां R का वैल्यू 0.2 ओम है।
if polarity of two cells reverse the equivalent EMF of the battery and the current flowing in the circuit if this battery is connected to an external resistance of 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हमें पहले तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है जो कि हम दोनों सेल सीरीज में है, अपोज कर रहे हैं। 8E माइनस 2E 6E और E का वैल्यू है 2 वोल्ट, 12 वोल्ट बन गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। उसके बाद करंट बताना है। तो जब आपने इस पूरे को एक सिंगल सेल बना दिया है 12 वोल्ट, 8E ये ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा ईएमएफ है, करंट यही ड्राइव करेगा। मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो ये बन जाएगा 12 वोल्ट। मैं एक सेल बना सकता हूं यहां इन सबको हटा के, और इंटरनल रेजिस्टेंस में R है 0.2 इंटू 10, ये हो गया 2 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम। और मैं अगर यहां करंट निकालूं, चूंकि एक सिंगल सेल है और ऑल आर इन सीरीज, तो ये बना E 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 4 + 2 एम्पियर। तो अगर मैं राइट ऑप्शन ढूंढूं यहां पर कि विच इज का राइट ऑप्शन, कौन सा सही ऑप्शन बैठेगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट वन फॉर दिस गिवन कंडीशन। तो सेल कॉम्बिनेशन का कंडीशन था जिसको हमने सिंप्लीफाइड करके यहां पर आंसर फाइंड कर दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेजिस्टिविटी ρ1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। दो वायर्स हैं सेम डायमेंशन के। इस तरह के सवाल आपको PYQs में भी नजर आएंगे। सेम लेंथ एरिया के वायर हैं और LA ये पैरेलल में कनेक्टेड है वायर एंड देयर रेजिस्टिविटीज आर मटेरियल अलग अलग। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं इनका, और मैं अगर यहां पर R1 की वैल्यू लिखूं तो इट्स लाइक ρ1 L/A ρ2 L/A, और R मींस इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एक सिंगल कंडक्टर लूं तो लेंथ तो मुझे L ही लेना पड़ेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस है अगर मैं इसको एक सिंगल कंडक्टर लेता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल में बस यही एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो मैंने यहां पर जब R का वैल्यू लगाया तो ये बना 2/ρ, या ρ इक्विवेलेंट कह सकते हैं आप, इज इक्वल टू 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बन जाएगा ρ इज इक्वल टू 2 ρ1 ρ2 अपॉन, तो ये फॉर्मूला है राइट फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी जब दो कंडक्टर सेम डायमेंशन के विद डिफरेंट मटेरियल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो राइट आंसर विल बी तीसरा आंसर, यहां पे सही आंसर के तौर पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परेचर कोफिशिएंट पे आधारित है। इस तरह के सवाल ज्यादातर कैलकुलेशन इनमें थोड़ी सी चैलेंजिंग रहती है, और एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि एक एज्यूम्ड रिलेशन आप कह सकते हैं कंडक्टर्स के लिए, R0 विच इज लाइक अ बेस टेम्परेचर। तो a wire has a resistance of 1 ohm at 30 डिग्री सेल्सियस। 1 ओम रेजिस्टेंस है 30 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 2 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसका अगर इस्तेमाल करूं यहां पर तो 1 ओम अल्फा 30 माइनस 0 और 2 ओम अल्फा 100 माइनस 0। इसको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके ये डिवाइड करके बना 1/2, 1 + 30 अल्फा एंड 1 + 100 अल्फा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जाके 1 + 100 अल्फा इज इक्वल टू, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 100 अल्फा माइनस 60 अल्फा, that's a 40 alpha is equal to 1. Alpha comes as 1/40
1/4 is 0.25 into 10 to the power minus 1. And finally it becomes 25 into 10 to the power minus 3 per degree Celsius. तो ये इसका राइट आंसर है. तो फोर्थ वन will be the right answer for the question. Switching over the next one. अगला सवाल एक ड्रिफ्ट लॉसी से रिलेटेड कंडीशन है कि एक कंडक्टर के अंदर जिसमें V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, अगर मैं यहां पे ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर मैं Vd की वैल्यू की यहां बात करूं, ये Vd का वैल्यू है E into capital E, which is the field which is applied across the conductor, upon M into tau. Tau means time of relaxation, जो कि टेम्परेचर पे आधारित एक टर्म है, टेम्परेचर पे बेस्ड है ये. डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, हमने वायर के डायमीटर को डबल कर दिया, थिकनेस बढ़ा दी इसकी, थिकनेस बढ़ा दी इसकी. मानो ये थिकनेस कर दी हमने लंबाई को सेम रखते हुए, ये फर्स्ट स्टेट थी, ये सेकंड हो गई. तो थिकनेस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं, कारण कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं थोड़ा सा अप्लाइड वोल्टेज के टर्म में लिखूं तो ये बनेगा V/L. वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज सेम है, लेंथ सेम है, तो ऑब्वियस है कि थिकनेस बढ़ाने से अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम, क्योंकि हमने आइडियल बैटरी ली है. आइडियल बैटरी के अक्रॉस PD कांस्टेंट बना रहेगा, भले ही कंडक्टर का R बदल गया है लेकिन सोर्स की अप्लाइड वोल्टेज रिमेन सेम. तो ये ध्यान नोटिस रखना है, ये पॉइंट को नोटिस में लेना है हमेशा कि V सेम रहेगा तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ Vd रिमेन सेम एंड नो चेंज. ये एक सही आंसर माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम by providing energy of 12.75 eV. The angular momentum of the electron in excited state. तो हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स पे थोड़ी सी बात कर लें. -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85, ये N1, N2, N3, N4 और N5 भी जा सकते हैं. -0.51, 12.75, मतलब एक ग्राउंड स्टेट के एटम को मैंने 12.75 एनर्जी दी, तो एनर्जी कितना हो गया उसका? एक ग्राउंड स्टेट के एटम को मैंने 12.75 एनर्जी दी, तो एनर्जी कितना हो गया उसका? तो ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी हो गया. मतलब ये इलेक्ट्रॉन सीधा जंप कर गया N4 पर. हमसे पूछा गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, तो अब एक्साइटेड स्टेट तो N4 है और एंगुलर मोमेंटम L इज NH/2π. तो बोर्स मॉडल में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, उनमें एक क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम का भी पॉइंट है. N इज गोइंग टू बी क्लियर, हो गया 4, यहां 4 रख देते हैं, तो ये बन गया2H/π. तो अगर मैं राइट ऑप्शन पे जाऊं तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये सवाल. जिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन लाइक एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है और क्वांटम स्टेट 2n से ये मैक्सिमम एनर्जी का एमिशन जो कि 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता है. सेकंड ट्रांजिशन दिया है 2n से n का और एनर्जी रिलीज है 40.8. तो 2 ट्रांजिशन दिए हैं, तो 3 स्टेट्स की यहां पर चर्चा की है सवाल में. 3 स्टेट्स, एक 2n स्टेट, एक n स्टेट और एक 1. 2n से 1 का जो एमिशन है वो 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 204, और इफ इट मेक्स ए ट्रांजिशन क्वांटम नंबर n, 2n से n में जो ट्रांजिशन में जो एनर्जी रिलीज दी है वो दी है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं अगर n स्टेट एनर्जी की बात करूं
तो दिस इज -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एच लाइक एटम। और अगर वाइल ट्रांजिशन एनर्जी रिलीज की बात करूं तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा ई। और यही फॉर्मूलाज अगर मैं 2n और 1 के बीच में लगाऊं तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 204। इन द सेम वे 2 और n के बीच में लगाओ तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 40.8। कैलकुलेशन कैसे की जाए, एडिशन किया जाए, सब्ट्रैक्शन किया जाए, डिवीजन किया जाए, तो बेस्ट रहेगा डिवीजन, क्योंकि टारगेट है n और कॉमन टर्म सारे इरेज कर सकते हैं। अगर इन दो रिलेशंस को हम डिवाइड कर दें तो डिवीजन पे बनेगा ये। यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करके कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ इट्स -1 अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 4n स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 204 अपॉन 408 और यहाँ एक जीरो कर दिया। सॉल्व करते हैं इस एक्सप्रेशन को। दिस कम्स एज -1 प्लस 4n स्क्वायर और दिस कम्स एज 3, क्योंकि -1 प्लस 4n स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर और इधर आया 3 अपॉन 4n स्क्वायर। तो 4n स्क्वायर तो ऊपर नीचे डिवाइड हो गए और ये एक्सप्रेशन बना 510 और 102। इसको फर्दर एक बार और डिवीजन करते हैं। टू 55 अपॉन 51 और एक बार और कोशिश करते हैं, अगर बन जाए तो कि 17 351 एंड 17 में यहां ट्राई करते हैं तो 17 351 और 17 117 और 15, तो ये 5 टाइम्स यहां पर आ गया। तो एक सिंपल कैलकुलेशन रही और ये सॉल्व करते हैं इसे। इट कम्स एज 4n स्क्वायर -1 is equal to 15, 4n square is equal to 16, n square 4। हल्का सा कैलकुलेशन था लेकिन इजी कैलकुलेशन थी, डिविजिबल थे टर्म, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिसिटी नहीं आई। बट ओवरऑल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दो सिंपल से एस्पेक्ट्स हैं। पहला एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth शेल या nth एनर्जी लेवल, दूसरा कि वाइल ट्रांजिशन की डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी एमिट होती है वो हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, इन्हीं दोनों का एक कॉम्बिनेशन। आंसर n इज इक्वल टू 2। तो राइट आंसर की तरफ अगर हम चलें तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लॉजिक गेट का एक गिवन नेटवर्क जिसमें गिवन सर्किट A0 B1 आउटपुट इज Y1, A1 B0 आउटपुट इज Y2, वैल्यू ऑफ Y1 Y2। आप AB का वैल्यू रख के भी यहाँ आउटपुट निकाल सकते हो, इनका बूलियन एक्सप्रेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम चलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन से। यहां इनपुट A, तो A नॉट करके ये आउटपुट में निकला क्योंकि ये नॉट गेट है। यहां इनपुट B, यहां से B नॉट करके गया। ऊपर के गेट में A नॉट और B ये एंटर करे और यहां B नॉट और A ये एंटर करा। ये दोनों और गेट हैं तो ये आया A नॉट और B, ये आया A और B नॉट। उसके बाद एक नैंड गेट है यहां पर और उस नैंड गेट का जो आउटपुट रहेगा Y, वो रहेगा A नॉट और B एंड A और B नॉट और इस पूरे का नॉट, क्योंकि ये नैंड गेट है, एंड ऑपरेशन के बाद ऊपर एक नॉट का ऑपरेशन भी आएगा। आप चाहो तो ए भी लगा के यहाँ वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए आपको डी मॉर्गन्स लॉ की आवश्यकता पड़ेगी। एंड ये बन जाएगा और ये
तो एक सिंपल सा डी मॉर्गन्स लॉ यहां पर आपसे डिस्कस कर लिया जाए छोटा सा। पी एंड क्यू, पी नॉट और क्यू नॉट, पी और क्यू, पी नॉट एंड क्यू नॉट। तो जैसे यहां पर एंड ऑपरेशन था वो और बन गया और ये नॉट नॉट दोनों पे ऑपरेट हो गया। इसमें वापस से फिर हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा के इस और को एंड कर सकते हैं। फिर से एक छोटा सा नियम यहां पे जानना पड़ेगा। दो बार नॉट ऑपरेट करें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट तो वापस से सेट की वापसी हो जाती है, उस एलिमेंट की वापसी हो जाती है। तो यहां पर मैं इस चीज को अप्लाई करता हूं। ये बन गया ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। तो जो थोड़ा सा ध्यान से जिन्होंने लॉजिक गेट पढ़ा है वो जानते हैं कि ये एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है। तो अगर आप एक्सक्लूसिव ऑर गेट में जाओ तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट में छोटी सी बात कर ली जाए, 0 1 1 0 1 1 और 0 0, ये और की तरह ही आउटपुट देता है एक्सक्लूडिंग 1 1, जो कि यहां 0 देता है। बाकी सारे इसके आउटपुट और की तरह ही रहते हैं, केवल 1 1 यहां 0 रहता है। तो यहां जो इनपुट्स हैं 0 1, तो 0 1 पे 1 1 0, उस पे भी 1। तो अगर मैं करेक्ट आंसर देखूं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखने के बाद, तो मैं कह सकता हूं कि फोर्थ विल बी द राइट आंसर। फोर्थ आंसर जो है वो एक सही आंसर होगा। तो बूलियन एक्सप्रेशन से ऑपरेट करना ये एक मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा मैथमेटिकल जरूर है, लेकिन यही एक परफेक्ट प्रोविजन है। हो सकता है एग्जाम में आपसे इसका बूलियन एक्सप्रेशन पूछ लें, तब तो ये जरूरी है कि आपको ये ऑपरेशंस मालूम होने चाहिए। नहीं तो आप अगर केवल एलिमेंट्स या आउटपुट्स की बात है तो वो तो आप ए और बी का वैल्यू पुट करके भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं आगे और अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी का सवाल है, जिसमें कि binding energy per nucleon of tritium and helium are this and this. The two nuclei fuse together. 1s3 and 2he4. They fuse together, and suppose 3li7 is formed. Then the binding energy per nucleon of resulting nuclei will be, and Q energy is released, which called as Z. तो मुझे मालूम है Q एनर्जी का फॉर्मूला, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मैं अगर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी देखूं और यहां पर मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ रिजल्टिंग न्यूक्लियर फाइंड करनी है, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी मैंने इसको ए ले लिया, तो प्रोडक्ट का जो बाइंडिंग एनर्जी है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैंने ए ले लिया तो प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी यहां पर हो जाएगा 7 न्यूक्लियन है इंटू ए माइनस। अगर मैं रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी देखूं तो रिएक्टेंट साइड में ट्राइटियम के लिए इट्स एक्स और हीलियम के लिए इट्स वाई। ट्राइटियम के लिए एक्स है और हीलियम के लिए वाई। ट्राइटियम के लिए एक्स है, हीलियम के लिए वाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ट्राइटियम में 3 न्यूक्लियन, हीलियम में 4 न्यूक्लियन, और मैं यहां ए का वैल्यू अगर फाइंड करूं तो ए कम्स एज, क्यू का वैल्यू दिया है जेड प्लस 3x प्लस 4y अपॉन 7। ये आंसर हो गया ए का। और मैं अगर अपने राइट आंसर की तरफ जाऊं, दैट विच वन इज लाइक अ राइट आंसर, तो z प्लस 3x प्लस 4y, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट वन। पहला ऑप्शन जो है वो सही आंसर बैठेगा। स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। अगला सवाल कैपेसिटर नेटवर्क का एक सवाल, जिसमें तीनों कैपेसिटर सीरीज में मल्टीपल प्रोविजंस हैं और बहुत डायरेक्ट प्रोविजंस भी हैं, थोड़े डिटेल प्रोविजंस भी हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है P फाइंड करना है कि P पर पोटेंशियल कैसा होगा, यहां पोटेंशियल फाइंड करना है। बहुत सारे प्रोविजन हैं तीनों के तीनों कैपेसिटर सीरीज में। कुछ जरूरी बात ध्यान से सुने। देख,
वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू Q बाय C, और सीरीज में ऑल थ्री एट स्टेडी स्टेट कैरिंग सेम चार्जेस, तीनों में चार्ज की मात्रा समान होगी। तो जिस हिसाब से वोल्टेज का बंटवारा इन तीन में होगा वो तो उनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल है। तो मैं अगर यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू का रेशियो देखूं जो कि है 3, 1 और 2, और वोल्टेज का अगर रेशियो देखूं तो 1/3, 1 और 1/2, और इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करूं तो बन जाएगा 2, 6 और 3। जिस रेशियो में यहां वोल्टेज डिवाइडेड है वो है 263, 263 सिंप्लीफाइड फॉर्म जब हमने इस रेशियो का लिखा। तो अगर मैं इसमें इतने हिस्से का वोल्टेज निकालूं कि सर 22 से लेके P तक का वोल्टेज कितना है, माइनस Vp, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल, जैसा कि मुझे सर्किट में नजर आ रहा है कि वो N22 पे है और ये 0 पे है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा ही होगा। तो 22 माइनस Vp, तो 2 और 6, 8 और 3, 11, 2, 6 एंड 3, तो 11 भाग 11 में 2 हिस्सा, 263 में जो 2 पार्ट है वो वोल्टेज इसके अक्रॉस, तो 11 का 2/11 पार्ट, इट्स 2 अपॉन टोटल 2/11 पार्ट ऑफ टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितनी है 22 माइनस 0, विच इज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द एंटायर सर्किट। मतलब Vp is 22 minus 11, 2, 2 to 4, 22 minus 4, that is 18 volt. So you can see the entire solution in this small part. सीरीज सर्किट का बेस्ट प्रोविजन, सीरीज में वोल्टेज डिवाइडेड है, और वोल्टेज का डिवीजन समझना कोई मुश्किल काम नहीं है कैपेसिटर में, कि वोल्टेज डिवीजन रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। तो अगर मैं वोल्टेज का रेशियो देखूं किस रेशियो में वोल्टेज डिवाइड है, तो 1/3, 1 एंड 1/2, सिंप्लीफाइड किया तो 263, तो 2 हिस्सा इस पे आ रहा है, 6 हिस्सा इस पे और 3 हिस्सा इस पे, 11 का 2 हिस्सा इस पे, तो 2/11 ऑफ टोटल वो पार्ट इसके अक्रॉस जो कि 22 माइनस Vp है, तो Vp कम्स एज 18 वोल्ट। तो दिस विल बी द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर विच इज 18 वोल्ट। तो स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट वन। अगला सवाल ये एक न्यूक्लियस कन्वर्जन का सवाल है। यूरेनियम से बिस्मथ में नंबर ऑफ अल्फा और बीटा के बारे में बात की गई है, जो कि एक सिंपल सा प्रोविजन है, बहुत ही कॉमन तरह का क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करना कोई बहुत ही आसान सी चीज है कि x नंबर ऑफ अल्फा, x नंबर ऑफ 2He4 और y नंबर ऑफ बीटा -1 बीटा 0, ये एमिट हुए, x और y का वैल्यू निकालना है। मैं अगर चार्ज कंजर्वेशन से यहां इक्वेशन से बनाऊं तो इट्स इजी टू फाइंड कि भाई x और y की वैल्यू क्या होगी। सिंबल्स पे ध्यान रखिए कि अल्फा का रिप्रेजेंटेशन 2He4, बीटा का -1 बीटा 0, न्यूट्रॉन 0 N1, प्रोटॉन 1 H1, सभी सिंबल्स को अच्छे से ध्यान दीजिए, सो दैट कि इक्वेशंस में जब आप चार्ज कंजर्वेशन करो तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितना आप वैल्यू नीचे लिख रहे हो, कितना वैल्यू आप ऊपर लिख रहे हो, जिससे कि चार्ज कंजर्वेशन में इक्वेशन सही बने। 237 इज इक्वल टू 209 प्लस 4x प्लस 0, तो यहां से x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 237 अपॉन 4, तो ये हो गया 37 माइनस 9, तो ये बन गया 28 अपॉन 4, तो ये 7 आ गया, और 7 रख के हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 7 रखा तो 92 इज इक्वल टू 83 प्लस 14 माइनस y, तो ये y बन गया 437, तो y बन गया 5। तो ये x 7 और y 5, मतलब 7 अल्फा, क्योंकि x नंबर अल्फा का था, और 5 बीटा का एमिशन यहां पर सजेस्टेड है इस ट्रांजिशन के साथ। तो 7 अल्फा और 5 बीटा, सही आंसर के बारे में अगर बात की जाए, थर्ड ऑप्शन जो है दिस विल बी द राइट आंसर। तो एक आसान सवाल, बस सिंबल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा को किस तरीके से लिखते हैं, पॉजिट्रॉन को कैसे लिखते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सिंबल्स क्या होते हैं, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए।
अगला सवाल एक सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है जिसमें एक वोल्टमीटर की रीडिंग के बारे में बात की गई। वोल्टमीटर की रीडिंग, तो इसको भी हम सर्किट में ही सॉल्व करते हैं। 60-40 ये दोनों पैरेलल में, और अगर मैं इस हिस्से की रेजिस्टेंस आपसे पूछूं कितनी होगी, तो 60 × 40 अपॉन 60 + 40, तो ये आया 2400 अपॉन 100, 24 ओम। अब मेरे सामने जो सर्किट है मैं इसको रीड्रॉ करता हूं। यहां बगल में एक आइडियल सेल, 16 वोल्ट की वोल्टेज, और बगल में जो सर्किट है 40 ओम रेजिस्टेंस और 24 ओम, और मुझे इस हिस्से में वोल्टेज फाइंड करनी। तो चलते हैं वापस से, फिर एक बार सीरीज का सवाल आया, बट इस बार रेजिस्टेंस। तो सीरीज में आई सेम है सीरीज में, V प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मैं यहां रेजिस्टेंस रेशियो देखूं तो इट कम्स एज 40:24। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो अगर मैं इसको 8 से सिंप्लीफाइड करूं, 8 से डिवाइड करके, तो ये सिंप्लीफाइड 5:3, और सेम रेशियो वोल्टेज का भी, 5 हिस्सा इसको और 3 हिस्सा इसको, और 8 पार्ट का 3 पार्ट इसको, 5 पार्ट इसको। तो मुझे 24 ओम में चाहिए सेकंड वाले पार्ट में। तो 3 पार्ट आपने कहा 8 में, आउट ऑफ 8 3 पार्ट वो मिला 24 ओम को, वोल्टेज का थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट उसे मिला। तो थर्ड पार्ट का मतलब है 3/8 ऑफ टोटल इज 16। 8 to 6 volt will be the voltage, या 6 volt will be the reading across 24 ohm। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो एक राइट ऑप्शन बैठेगा। वापस फिर से ये सजेशन कि भाई सीरीज के सर्किट में पहले करंट फाइंड करें, फिर नहीं, वो प्रोसीजर को थोड़ा सा कोशिश करिए रिड्यूस करने की, और इस प्रोविजन का इस्तेमाल करिए कि जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है उसी रेशियो में वोल्टेज का डिवीजन होगा अगर सर्किट रेजिस्टेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार किस्म का एक आइडिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जिसे हम पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली ये इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी है, मतलब मैं यूनिट में समझाऊं तो वॉट पर मीटर स्क्वायर विद डायरेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इसकी वैल्यू अगर हम आपसे डिस्कस करें तो इसका वैल्यू होता है E×B अपॉन म्यू नॉट, और B अपॉन म्यू नॉट ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर है, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू बन जाएगा E× मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कि एक सही ऑप्शन है और सामने दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन द डायरेक्शन ऑफ B×E, नेवर। EM वेव के डायरेक्शन, ये जो उसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, वो E×B के अलॉन्ग है, जिस डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर को बताया गया है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो मैं अगर आंसर्स पे जाऊं तो असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट, बट द रीजन इज फॉल्स। तो ये राइट आंसर बैठेगा। तो EM वेव के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से पढ़ें, थ्योरी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस पे बेस्ड एक सवाल जिसमें कॉर्सिविटी का वैल्यू प्रोवाइडेड है। कॉर्सिविटी मींस B और H के बीच में खींचा गया ये ग्राफ, जिसमें कि मैं पूरा ग्राफ अगर बनाऊं तो वो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपके सामने आएगा, और ये वो पॉइंट है जो डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान आपको वैल्यू बताता है, जहां B पूरी तरह से 0 हो गई और आपको खर्च करना पड़ा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसी वैल्यू ऑफ H को यहां पे हम यहां पर कॉर्सिविटी के नाम से जानते हैं, कि कॉर्सिविटी के नाम से जानते हैं इसी वैल्यू ऑफ H को। तो और ये कॉर्सिविटी हम वहां पे पैदा करते हैं, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम पैदा करते हैं यूजिंग अ करंट सोर्स। तो जब करंट सोर्स से पैदा करेंगे, मानो एक सोलेनाइड है, उसके अंदर वी पुट सम मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको हमें डीमैग्नेटाइज करना है, तो राइट थ्रू अ करंट हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी पैदा करेंगे जिससे वो अपोजिट फील्ड से पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाए। वैल्यू ऑफ H जो सोर्स ने प्रोवाइड करी वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है Ni, N प्रोवाइडेड है और H यहां पर दिया है, इतना मुझे फील्ड पैदा करना है, इतना इंटेंसिटी मुझे पैदा करना है। N दिया है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मैंने इसको पर मीटर में बदल दिया।
The value of I needed is 80. The value of I needed is 8 10 to the power 3 into 10 to the power minus 2 upon 50. So this comes as ये 10 to the power 3 minus 2, it comes 10, और 80 by 50 1.6 ampere, ये will be the right answer. The amount of current needed to demagnetize the substance completely. Switching over the next one. अगले सवाल पे स्विच करते हैं. अगला सवाल बहुत ही शानदार, एक सेमी सर्कुलर आयरन लूप रेडियस r, वेरी इंटरेस्टिंग. रेडियस r का सेमी सर्कुलर आयरन लूप और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m. मानो ये पोल स्ट्रेंथ्स माइनस QM प्लस QM, उनके बीच का सेपरेशन ऑब्वियसली 2r क्योंकि सेमी सर्कुलर है. इसके मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं m, तो वो बना QM इंटू 2r. तो उसको स्ट्रेट कर दिया तो ये जो लंबाई है पूरी, तो ज्योमेट्रिकली हमें मालूम है ये लंबाई कितनी है, पाई r. तो यही लंबाई इसके पोल के बीच का दूरी बन गया. अगर नया मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए कितना होगा, तो वो है QM इंटू पाई r. अब इसको हम अगर एक्सप्रेस करें पिछले मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में, तो QM इंटू r m बाई 2, QM इंटू r, तो आंसर बन गया m पाई बाई 2. काफी इंटरेस्टिंग सवाल. जरूर इन सवालों को बहुत धीरे धीरे आराम से करें, देखें किस प्रकार का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, किसको किस फॉर्म में ले जाया गया. स्ट्रेट करने में पोल्स के बीच की दूरी चेंज हुई, पोल्स के स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं आया. तो m पाई बाई 2 ये इसका राइट आंसर बना, जो कि यहां पहला ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक देखने में तो YDS एक्सपेरिमेंट का सवाल है, बट YDS बेसिकली जो सेटअप है वो एक अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है, जिसमें स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट्स के बीच की दूरी के कंपैरेटिवली बहुत बड़ी होती. और यहाँ ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेशन काम कर नहीं रहा. यहाँ ये डिस्टेंस 2D है और डिस्टेंस D. पॉइंट टू बी नोटिस, इस पॉइंट को नोटिस किया जाए. और यही सबसे जरूरी बात है, यहाँ की फॉर्मूलाज ना लगाए जाए और पाथ डिफरेंस गिवन कंडीशन के आधार पे निकाला जाए. मैं अगर यहाँ पाथ डिफरेंस की बात करूं, तो पाथ डिफरेंस यहां बन गया S2P माइनस S1P. S2P तो आसानी से निकल सकता है, एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, ये 2D, और ये बन गया 4D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर विच इज D रूट 5. तो अगर मैं यहां पाथ डिफरेंस की बात करूं कि कितना पाथ डिफरेंस आया, तो ये बना D रूट 5 माइनस S1P की वैल्यू 2D. और हम बात कर रहे हैं ऐसी पोजीशन की जहां फर्स्ट मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है. फर्स्ट मिनिमा की जगह पाथ डिफरेंस की वैल्यू रहती है लैम्डा बाय 2, और लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ये पोजीशंस हैं स्क्रीन पे जहां फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एग्जिस्ट करता है. तो वैल्यू ऑफ D शुड बी लैम्डा अपॉन 2 रूट 5 माइनस 2. तो मैं अगर राइट आंसर की खोज करूं, तो तीसरा आंसर जो है वो एक सही आंसर के फॉर्म में. इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें कि विद रेजिस्टेंस ऑफ 289 ओम इन द थर्ड आर्म. जैसे मैं यहां पर अगर, क्योंकि काफी लंबा डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें हम एक डायग्राम सा देख लेते हैं विद द थर्ड आर्म. और थर्ड आर्म इज लाइक दिस वन, 289 ओम जहां पे दिया हुआ है. where resistance PQ and S are connected, PQ and S are connected in the first, second and fourth arm respectively. If P and Q are interchanged, तो अगला डायग्राम हम बिल्कुल ठीक नीचे बना देते हैं. P and Q को अगर हम इंटरचेंज कर दें, मतलब यहां पर Q ले जाए, यहां P ले जाए, the resistance in third arm has to be increased by 35. तो मतलब मुझे इसमें 289 प्लस 35 324 ओम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा एज अ थर्ड आर्म, और फोर्थ आर्म तो एज इट इज है. ये फर्स्ट एंड टू को तो हमने इंटरचेंज कर दिया, और ये फोर आर्म एज इट इज है S.
In third arm to be increased by 35 to secure balance again the unknown resistance in the fourth arm. इस fourth arm का ही resistance जो S है ये हमें यहाँ फाइंड करना है। तो मैं दो बार व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाता हूँ फर्स्ट फिगर में और सेकंड फिगर में, फिर सोचते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले फिगर में अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो फर्स्ट फिगर में कंडीशन थोड़ा सा लेफ्ट साइड रेशियो P by S इज इक्वल टू राइट साइड रेशियो Q अपॉन 289, और दूसरे फिगर में लगाऊं तो ये है Q by S इज इक्वल टू P अपॉन 324। टारगेट है मेरा S पे, तो मुझे S को रखना है और P और Q को मैनिपुलेट करना है। तो बेस्ट है यहां से मैंने P by Q का वैल्यू निकाला S अपॉन 289, और बड़े ही अच्छे तरीके से यहां से Q by P का वैल्यू निकाला S अपॉन 324। और मैं इन दोनों रिलेशंस को अभी रिलेशन 1 और रिलेशन 2 को क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं, सीधा मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करो तो 1 विद द 2 को जब मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो आपकी चॉइस। तो मैंने जिस तरह से इक्वेशन बनाई मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो 1 बन गया और इधर बन गया S स्क्वायर अपॉन 289 इंटू 324। तो S इज इक्वल टू अंडर रूट 289 इंटू 324, 289 17, और ये बन गया 18। 17 18 मल्टीप्लिकेशन 17 18 136 13 6, और 17 and 13 30 इट कम्स एज 306 ओम। तो अगर मैं राइट आंसर ढूंढूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड ये सवाल सिंपल, दो कंडीशंस, दो फॉर्मूलाज आपके पास, दो एक्सप्रेशंस बन गए, उसके बाद सॉल्व करना। अब यहां से P by Q निकाल के इक्वेट कर दो, अब यहां से P by Q by P निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी चॉइस है। बट ओवरऑल क्वेश्चन बहुत छोटे से एक्सप्रेशन की डिमांड कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट वन। मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन, जिसमें ये दो कंडक्टर्स हैं विच आर रनिंग ऑन दिस पैरेलल ट्रैक, स्पीड्स प्रोवाइडेड हैं, तो काफी शानदार किस्म की कंडीशन है ये। इस सर्किट को हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड करेंगे और करंट थ्रू 9 ओम हमसे पूछा गया है कि यहाँ करंट कितना पास होगा। मूविंग कंडक्टर ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करता है। मैं पहले यहाँ थोड़ी सी बात कर लूं मूविंग कंडक्टर के बारे में, और ये एक परफेक्ट अलाइनमेंट है जब B, V, L ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसकी पोलैरिटी की अगर बात करें V क्रॉस B, तो डायरेक्शन ऑफ थंब आपको दिखा देगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। तो मैंने V क्रॉस B किया, ये इसकी पोलैरिटी, और ईएमएफ का वैल्यू BVL। ये सारी कंडीशंस हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए, बहुत ही आसान कंडीशन है। आप इसमें पोलैरिटी सजेस्ट कीजिए और वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालिए, सबसे जरूरी काम वही है। तो इसमें अगर मैं पोलैरिटी सजेस्ट करूं, मैं फिर से कर रहा हूं V क्रॉस B, तो थंब ये इंड्यूस करंट की दिशा है इस सेल के अंदर, क्योंकि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव कर रहा है। ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। सेम सिचुएशन यहां भी है। मैं इस सेल को अगर यहां पर रीड्रॉ करता हूं एक सर्किट के फॉर्म में, नाइन ओम, 2 ओम और ईएमएफ E1 और E2 वो मुझे यहां फाइंड करने पड़ेंगे BVL से। तो E1 मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ ये प्रोवाइडेड है 0.1 मीटर, ये लेंथ है, तो वो हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो ये 0.4 वोल्ट। इसी प्रकार E2 मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला और स्पीड 5 और लेंथ 0.5, तो ये बन गया 5 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 0.1, सॉरी नॉट 0.5, तो ये बन गया 0.5 वोल्ट।
तो ये दो सोर्स जिसमें E1 E2 ये है और ये 9 ओम रेजिस्टेंस जिसमें हमें करंट फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों सेल्स को रिड्यूस कर सकती हूँ एज ए सिंगल सेल यूजिंग फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको कि हम ये फॉर्मूला है, इसको हम E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 भी लिख सकते हैं, और ये एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो E1 जिसका की वैल्यू 0.4 है इंटू R2 विच इज 2 ओम प्लस E2 जिसका की वैल्यू 0.5 है इंटू R1 विच इज 2 वोल्ट अपॉन R1 प्लस R2 विच इज 2 प्लस 2, तो ये बन गया 0.4 प्लस 0.5 अपॉन 2, तो ये बन गया 0.9 अपॉन 2 विच इज 0.5 वोल्ट। तो ये सर्किट रिड्यूस होके बन गया एक 0.45 वोल्ट का सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बन गया 1 ओम। और ये सर्किट रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ गया। बैटरी वोल्टेज 0.55, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9 ओम। अगर मैं 9 ओम में करंट पूछूं I, इट्स 0.45 अपॉन 1 प्लस 9, तो बन गया 0.045 एम्पियर, ये बन गया 45 मिली एम्पियर। और मैं अगर राइट आंसर ढूंढूं, विच आंसर इज द राइट वन, तो सॉरी, विच आंसर इज द राइट वन, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमने इस टेस्ट पेपर से डिस्कस करे। तो टेस्ट पेपर कुछ इस प्रकार का था जिसमें फॉर्मूलाज कैलकुलेशन, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पेपर था। इसको कोशिश करें कि ये विद इन आवर सॉल्व हो, सही कैलकुलेशन हो, 1 घंटा सवा घंटे में पेपर हमारा सॉल्व हो। स्पीड पे काम करें, एक्यूरेसी पे काम करें। हर क्वेश्चन पेपर की अपनी क्वालिटी होती है। कुछ क्वेश्चन पेपर में क्रिटिकलिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन क्वेश्चंस को इस तरीके से रखा जाता है कि जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो। तो दोनों तरह के पेपर्स की प्रैक्टिस करना ये आपका काम है, और जहां भी आप प्रैक्टिसिंग सोर्स जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस चीज का जरूर ध्यान रखिए कि वेरिएशन हो हर पेपर के अंदर। किसी पेपर के अंदर मानो 4-5 कुछ नए क्वेश्चंस हो या क्रिटिकलिटी लेवल हाई हो, और कुछ पेपर्स के अंदर ऐसा हो कि थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हो, इवन वो आसान लेकिन कैलकुलेशन वाइज ऐसे हो कि जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जिनमें कैलकुलेशन हो, उन पे हमें पेस में काम करना है अपने टाइमली, क्योंकि आने वाला जो हमारे 30 दिन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर दिन हमें पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। हर दिन अपने वीक पॉइंट्स को सेम डे डिस्कस करना है, और टीचर्स के साथ डिस्कशन को कंटिन्यू रखना है। और तो ये सारा डिस्क्रिप्शन, ये सारा सोल्यूशन था आज के पेपर का। तो यहाँ हमारा 11th और 12th के पार्ट्स और 11th फुल और 12th फुल खत्म होता है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हैं फुल सिलेबस के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।